दोस्तों 4 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों 4 नवंबर के पेपर में दोस्तों हिंदी के पेपर में आप तबाही मचा सकें, इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हिंदी के। ओके, और इस वीडियो में मैं आपको हर टॉपिक से आपके काव्य खंड, गद्य खंड, वितानोक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, साथ ही आपके महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या, कवि परिचय, लेखक परिचय, पत्र लेखन, निबंध लेखन, इन सभी टॉपिक के एक ही वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आपने क्या अभी 5-6 महीने हो गए और बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, फिर भी हिंदी में अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपके पूरे क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे। इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा हर सेक्शन से, तो क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। बाकी मैंने इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही चुका हूँ। ओके, तो आई होप आपने क्या है तैयार कर लिए होंगे धीरे धीरे करके, और तैयार नहीं किए हैं तो चिंता की बात नहीं, इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन कवर करा दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं काव्य खंड सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो मेरे नोट्स है इसमें तो हर अध्याय के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं। ओके, ये सब मिक्स हैं, लेकिन जो मैं आपको फोकस करूं केवल उन्हीं पर आपको क्या है ध्यान लगाना है, क्योंकि आपके अभी ऊषा तक आना है, ऊषा अध्याय तक आना है केवल अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो उन्हीं के हम क्वेश्चन कवर करेंगे। थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है? तो प्रत्येक दिन को तेजी से ढलता देख जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि कहीं उसके मंजिल पर पहुंचने से पूर्व अंधेरा ना हो जाए, अतः शीघ्र मंजिल को शीघ्र से प्राप्त करने की चाह में उससे पथ पर जल्दी जल्दी चलने के लिए प्रेरित करती है। ऊषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है? तो जो गांव है, प्रत्येक घर में प्रातःकाल महिलाएं सर्वप्रथम क्या है चौकों को लीपती हैं, तो उसके 50 सिल का प्रयोग करके मसाले और चटनी पीसती हैं। दूसरी ओर सुबह घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्लेट और खड़िया चौक दे देते हैं। फिर नेक्स्ट आपको ये तैयार करके रखना है, कहनेबंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको बता देना है कि इसमें सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। इसमें अपाहिज को बेहुदे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वे अपाहिज की पीड़ा को बढ़ाने वाले एवं संवेदनहीन उनमें से करुणा क्या है कि बल्कि क्या है क्रूरता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है जग जीवन के भाल लिए फिरने से कवि का क्या है। बाकी अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके तुलसीदास वाले चैप्टर से लिए, छोटा मेरा खेत से लिए, तो अभी इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी बोर्ड एग्जाम की जब मैं आपको तैयारी कराऊंगा तो हर प्रकार के मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन कवर कराऊंगा। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट है केवल हम उन्हीं को देखने वाले हैं। तो जग जीवन का भाल लिए फिरने से कवि का क्या आशा है? तो बता देना कि जो आशा क्या है, संसारिक रीति रिवाजों रिश्ते नातों उनके कारण जो उत्पन्न जिम्मेदारियों को निभाने से है, ना चाहते हुए भी कभी को इन उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से क्यों की है? तो भोर के समय वातावरण ना तो गहरा काला होता है और ना ही उजाला होता है, उसका रंग नीले संग जैसा बुझा बुझा होता है। इस कारण कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से की है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? तो दिशाओं को मृदंग यानी तो ढोलक की तरह बजाने से तात्पर्य बच्चों को दौड़ दौड़ कर शोर मचाने से है। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो बेफिक्र होकर छतों पर भी क्या है दौड़ लगाकर शोर मचाते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, शीतल वाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है? तो शीतल वाणी में आग के होने के अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता और मुग्धता है, किंतु हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलते वाले अंतर्द्वंद्व के कारण प्रेम रहित संसार के प्रति उसके असंतोष की विद्रोह की भावना भी है। बच्चे किस बात की आशा से नींदों से झांक रहे होंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2022-24 की बोर्ड एग्जाम में तक क्वेश्चन आया है। तो बच्चे चिड़िया की आने की आशा से नींदों से झांक रहे होंगे कि उन्हें यह प्रत्याशा होगी कि उनकी चिड़िया, उनकी जो माँ है, उनके लिए क्या है दाना लेकर लौट रही होगी। आगे, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय, ये तैयार करिएगा। तो भाषा को सहूलियत बरतने से अभिप्राय आशा है कि भाषा केवल अपनी बात का संप्रेषण का माध्यम है, अतः भाषा का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारी बात श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। नेक्स्ट, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है? कविता की तुलना फूल से करते हुए कवि कहता है कि अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध फूल क्षणभंगुर होता है। दूसरी ओर जो कविता होती है एक ऐसा पुष्प है जो क्या है जीवन पर्यंत, एक ऐसा पुष्प है जो कविता की एक बार सज्जित होने के बाद, एक बार तैयार होने के बाद अनंत काल तक अपने भावों और संस्कारों की महक है श्रोताओं को आनंदित करता रहता है। ऊषा कविता में भोर के नव की तुलना किससे की गई है और क्यों?
तो ये आपको बताना है कि कई चीज़ों से की गई है। बहुत नीले शंख से की गई है, राख से लिपे हुए चौके से की गई है। इसी बार से आपको 2-3 पॉइंट बताना है। और जो ये आंसर लिखने का तरीका है ये एमपी बोर्ड ने खुद ही बताया। ओके, 2022 में क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने आंसर कहाँ से लिया है, जो एमपी बोर्ड का सॉल्यूशन होता है, एमपी बोर्ड के जो टीचर देते हैं सॉल्यूशन। ओके, बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको लिखना चाहिए उसी तरीके से यहाँ पर उससे लिया गया है। ओके, ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है, ये आपको तैयार कर लेना है। तो सूर्योदय से पूर्व ऊषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय में सूर्य की किरणों का जादू मान लगती हैं। इस प्रकार से आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का ये जादू है। सूर्योदय होने के साथ दृश्य क्या समाप्त हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अभी दोस्तों हमने कवर किए काव्यखंड के इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों हम देखने वाले गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देख लेते हैं। अगर आपने क्या है हिंदी के अध्याय हैं जो चैप्टर है पहले से पढ़ के रखे हुए हैं, ओके, तो बस आपको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। वीडियो को आप देखते जाइएगा, आपके क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे। हिंदी में तो आपको अब अलग से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सुनते सुनते भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ओके, देख लेते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह इसे लोगों से क्यों छुपाती थी। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण था। वह लोगों से क्यों छुपाती थी, क्योंकि लक्ष्मी का मतलब क्या है, श्रीमती और यशस्वी का प्रतीक माना जाता है, परंतु नाम के साथ एक गुण नहीं मिलता था। उसके यह नाम उसके माता पिता ने दिया था, इस कारण वह यह लोगों से अपना नाम छुपाती थी। मेन कारण क्या है कि लक्ष्मी का अर्थ होता है समृद्धि और यशस्व, धन संपदा, लेकिन लक्ष्मी के पास कोई धन संपदा नहीं थी, वह बहुत गरीब थी, इसलिए वो क्या है यह नाम लोगों से छुपाती थी। नेक्स्ट है भक्तिन के स्वभाव की विशेषताएं आ सकती, तो साधारण व्यक्तित्व था और परिश्रमी महिला थी। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर बाजार की आकर्षक वस्तु जिन वस्तुओं की हमें जरूरत भी नहीं होती है हम उससे भी खरीद लेते हैं। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो हमें क्या सब वस्तु उपयोगी लगने लगती हैं, और जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं है उन्हें भी हम खरीद लेते हैं। इसके विपरीत जब क्या बाजार का जादू उतरता है तो उसे खरीदी हुई वस्तुएं क्या अनावश्यक लगने लगती हैं। जयनंद कुमार के अनुसार बाजार का जादू है क्या या किसे कहते हैं, तो बाजार की तड़क भड़क लुभावनी वस्तुओं का रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को मजबूर कर देता है तो सही क्या है मजबूर हो जाता है उस सामान को खरीदने के लिए, उसे ही बाजार का क्या जादू कहते हैं। भक्तिन और महादेवी वर्मा के पारस्परिक संबंधों को सेवक स्वामी का संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता। तो भक्तिन और महादेवी वर्मा के पारस्परिक संबंधों को सेवक स्वामी का संबंध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्तिन अपने आप को महादेवी की संरक्षिका मानती थी, इसलिए उसे छोड़ने की सोच भी नहीं पाती थी। महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य सेवक स्वामी के संबंध को क्या नकारा है, क्योंकि भक्तिन से असंतुष्ट होकर भी क्या है उसे सेवा से नहीं हटा सकती थी। ओके, नेक्स्ट है लेखक के, ये आपको स्किप कर देना है। परचेजिंग पावर से क्या आशय है, तो परचेजिंग पावर का अर्थ होता है आर्थिक संपन्नता। इसके आधार पर रहन सहन, खान पान, लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर व्यतीत करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है। ढोलक की आवाज का पूरे गांव में क्या असर होता था, तो महामारी की त्रासदी से जूझते हुए गांव वालों में ढोलक की आवाज सुनकर उनकी नसों में रक्त का संचार होने लगता था, उनमें सजीवनी शक्ति भर जाती थी और गांव में अधमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में जीवन में उमंग व उत्साह भर जाता था। उस समय वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज गांव वालों की मृत्यु से लड़ने के लिए क्या प्रेरणा देती थी। लेखक जयनंद कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है, तो बाजार रूपन से तात्पर्य है बाह्य चमक दमक और दिखावे के लिए बाजार का उपयोग। इसके बढ़ने से परस्पर क्या सद्भाव कमी आ जाती है। इससे मनुष्य आपस में केवल ग्राहक और विक्रेता की भांति क्या व्यवहार करने लगता है। आगे नेक्स्ट पानी दे गुड़धानी दे के लेखक का तात्पर्य है, तो गुड़धानी शब्द अनाज खुशहाली और संपन्नता के लिए प्रयोग किया गया है। इंद्र सेना द्वारा मेघों में से पानी के साथ साथ गुड़धानी भी मांग की है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। तो पहलवान ने ढोल को ही अपना क्या गुरु मानता था, मतलब कोई व्यक्ति उसका गुरु नहीं था। पहलवान जो लुट्टन पहलवान है वो अपनी ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। एकलव्य की तरह वो हमेशा उसी की आज्ञा का अनुकरण करता था, अतः लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का सही साथी ही था। इसी कारण उसने कहा होगा कि उसका कोई गुरु नहीं, कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है लेखक ने श्रेष्ठ को कालजयी अवधूत क्यों माना है। अवधूत मतलब होता है सन्यासी। ओके, तो एक सन्यासी की भांति कहा है, तो लेखक क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, तो क्यों कहा है सन्यासी श्रेष्ठ के फूल को, कि लेखक ने श्रेष्ठ को कालजयी अवधूत की माना है, क्योंकि अवधूत वह सन्यासी होता है
जो विषय वासनाओं से ऊपर उठकर सुख दुख की प्रत्येक स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है। मतलब कितनी भी जीवन में समस्या हो, लेकिन उसके जो चेहरे पर कोई भी दुख ना दिखे। ओके, वो हर स्थिति में, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, उसका स्वभाव एक सा हो और ये ओके, और हर कठिन परिस्थिति को आसानी से वो सह जाए। तो सेम इसी पर जो सिरिस का फूल होता है वो भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि से बीच रहकर भी क्या है, सरस रहता है, शांत रहता है। ओके, इसलिए क्या है, लेखक ने से जो सिरिस को कालजी अवधूत कहा है। आगे नेक्स्ट, सिरिस के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है? संस्कृत साहित्य में सिरिस के फूल बहुत कोमल माना गया है। कालिदास ने लिखा है, सिरिस भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, लेकिन पक्षियों का नहीं। मतलब इतना ज्यादा क्या कोमल होता है। जगत के अति परिचित अति प्रमाणित सत्य कौन है? तो जरा और मृत्यु दोनों जगत के क्या है, अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई? तो इंपॉर्टेंट रहने वाला, लगातार बोर्ड एग्जाम में 2022 में है, 24 में है। तो भक्तिन स्वयं को न बदलकर दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। मकई का रात का बना हुआ दलिया सवेरे मट्ठे में खाना, बाजरे के तेल लगाकर पुए बनाना, ज्वार से भुने गए भुट्टे हरे दाने, ये सब क्या है, जो गांव के व्यंजक होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। आदि लेखिका को अनचाहे खाना पड़ता था। मतलब ये सब लेखिका को ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन जो भक्तिन है वो गाँव में रहने वाली थी, ये सब भोज्य पदार्थ बनाना जानती थी, तो बनाती तो और बनाती थी। अब बनाती थी तो महादेवी जी को खाना पड़ता था। तो भक्तिन ने लेखिका को अपनी पसंद का भोजन खिलवाकर देहाती बना दिया। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, जेव के भरे होने और मन के खाली होने से मन की क्या दशा होती थी? तो जेव के भरे होने और मन के खाली होने से मन की किसी की नहीं मानता है। वह चाहता है यही भी ले लूँ, वह भी ले लूँ, वह सभी सामान को आरामदायक उसे लगने लगता है। जब क्या है, जेब में पैसा हो तो हर सामान हमें क्या है, आरामदायक लगने लगता है और हम हमारा उसे खरीदने का मन होता है और हम उसे खरीद लेते हैं। सिरिस का पेड़ कब से कब तक खिलता है? तो बसंत से। पेड़ बसंत के आगमन से आषाढ़ तक खिलता है। फिर महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है? तो स्वामी और सेवक के संबंध को नकारा है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं, अभी हमने काव्यखंड गद्यखंड के कवर कर लिए हैं, अब हम बितान के महापुरुष ने देख रहे हैं। तो देख लेते बितान में महापुरुष ने यशोधर बाबू के चरित्र या व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो पहला, परंपरावादी, पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी। यशोधर बाबू थे परंपरावादी थे, पुराने रीति रिवाज उन्हें अच्छे लगते थे। पाश्चात्य संस्कृति का विरोध, जो पाश्चात्य संस्कृति में जैसे क्या होता है, बर्थडे मनाना, क्योंकि बिना बाहों का ब्लाउज पहनना, केक काटना, ओके, वेडिंग मनाना, तो सैंडो ड्रेस, पतलून, ये सब क्या है, पाश्चात्य संस्कृति की देन है। तो इन सब का क्या विरोध करते थे। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है जो इंपॉर्टेंट है, फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू के विचार। तो फ्रिज को यशोधर बाबू क्या फायदे की चीज़ नहीं मानते थे। उनका कहना रहता था कि हमें क्या है, जब फ्रिज हमें जिसके हमारे पास रहता है तो हमें क्या है, बासी जो भोजन होता है उसे भी खाना पड़ता है, और जो ठंडा पानी होता है वो क्या है, गला को पकड़ लेता है। नेक्स्ट, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल, ऐसा क्यों? ओके, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, 22 में पढ़ के आपको रखना है कि यशोधर बाबू के बचपन से ही उनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनके बचपन से ही उनके पास क्या जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था। ओके, सदैव वे पुराने लोगों के बीच पले बड़े थे, अतः वे उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। यशोधर बाबू परंपरावादी के संदास से अधिक प्रभावित थे, जबकि उनकी जो पत्नी थी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है, अपने बच्चों के साथ आधुनिक दृष्टिकोण को से प्रभावित होती है। वे बेटी के कहे अनुसार क्या कपड़े पहनती है, बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती है। और यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशनदा के संस्कारों और परंपराओं में चिपके हुए थे। सिल्वर बैंडी की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगने के संतोषजनक लग रही, इस पे लिखिए, ये भी पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये नेक्स्ट है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा में बदलाव आया? तो जो लेखक हैं, जूझ का जूझ कहानी वाली से क्वेश्चन लिया गया है। कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक की धारणा अत्यंत कठोर व दुखदायी थी। उसे अकेलापन खटकता था, वह जल्दी थक जाता था, उसे काम में प्रति निरस्ता उत्पन्न हो जाती थी। कविता के प्रति लगाव होने के बाद अकेलापन से उबता नहीं होती थी। उसकी सारी धारणा बदल गई। पहले की अपेक्षा अब अकेले रहकर अच्छा लगता था। यानी जब उसे कविता में इंटरेस्ट नहीं था, जब कविता नहीं लिखता था तो उसे वो अकेलापन महसूस होता था। लेकिन जब उसने कविता लिखन स्टार्ट किया तो अब वो क्या है, अपने जब भी फुर्सत रहता, अकेले रहता तो अकेला खटकता नहीं था। उस समय क्या कविता में अपना मन लगाया करता था। नेक्स्ट, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? तो क्या शर्त रखी थी कि वह दिन निकलते ही खेत जाकर पानी देगा,
सुबह खेत जाते समय बस्ता भी साथ ले जाना है और 11 बजे स्कूल जाना है। ओके, तो ये शर्त रखी थी। जूझ कहानी के आधार पर आपको हमें क्या है, जो प्रमुख पात्र है आनंद, उसके स्वभाव की विशेषता बतानी है। पहले पढ़ने का इच्छुक, पिताजी ने उसकी क्या पढ़ाई रुकवा दी, लेकिन उसने अपनी माताजी से कहकर अपने पिताजी ने कहाँ ले गई, दत्ताजी राव के पास। दत्ताजी राव ने क्या है, पिताजी पर दबाव डाला कि अपने बच्चे को पढ़ाए। ओके, फिर परिश्रमी और रचनाकार था। ओके, तो ये सब क्या है, उसकी विशेषता है। मैंने आपको पॉइंट याद रहते हैं, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सी सोल्डेगर के अध्यापन की विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्हें कविताओं के प्रति लेखक के मन में क्या रुचि जगाई। मोहनजोदड़ो के घरों की 2 विशेषताएं, ये आपको तैयार करके रखना है कि सड़कों के दोनों ओर मकान होते थे, मकान का पिछला भाग सड़क की तरफ होता था, घरों में खिड़कियां प्राय नहीं होती थी। ये सब क्या है, मोहनजोदड़ो घरों की विशेषताएं हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको तैयार करना, किन आधार पर कहा जा सकता है सिंधु सभ्यता में राजतंत्र नहीं था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो फिर आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा आसान लग रहे होंगे। सिंधु सभ्यता साधन संपत्ति पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, एक बार इसे तैयार कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की 2 विशेषताएं, ये आपको पढ़ लेना है। ओके, तो ये हमारे हो जाते हैं वेतन के इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो दोस्तों आपको क्या है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 5 से 6 महीने का जो आपका सिलेबस है, ओके, वो मैं आपको केवल एक ही वीडियो में देने का कहा है। इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हर टॉपिक से मैं आपको क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको तैयार करा दूँ। और हिंदी है तो मुझे ऐसा कि इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ते जा रहा हूँ। अगर आप क्या है, सुनते भी जाते हैं तो भी आपको चीज़ें क्या तैयार होती जाएंगी। देख लेते हैं अभिव्यक्ति माध्यम से महत्वपूर्ण। जनसंचार के 4 माध्यम, ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल आता है तो पूछ लिया जाता है, तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब क्या है, जनसंचार के माध्यम है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, अभी आपका आया था 2025 की बोर्ड एग्जाम में। इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है जिसमें पत्रकार अपने लेख अथवा खबर को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। दोस्तों आपने देखा भी होगा, जैसे दैनिक भास्कर हो गया और भी जो कई सारे होते हैं समाचार पत्र, अब वो उनके अखबार तो आते ही हैं, इसके साथ ही आपको मोबाइल में भी क्या है, पूरे समाचार मिल जाते हैं। तो मोबाइल में उनका जो ऐप होता है, वेबसाइट होती है, उसके माध्यम से मिल जाते हैं। तो वो अब जो क्या कहलाएगा, इंटरनेट पत्रकारिता कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट जनसंचार माध्यम में प्रिंट की 2 विशेषताएं और खामियां भी। तो प्रिंट की क्या विशेषता होती है, गुण विशेषताएं। गुण क्या है कि छपे हुए शब्दों का स्थायित्व होता है। आपने देखा कि अगर 5-10 साल का पेपर भी आपको अभी मिल जाता होगा, ओके, तो ये छपे हुए इनका स्थायित्व रहता है और इन्हें हम आराम से और अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ओके, दोष क्या है कि निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम अनुपयोगी है। अब जैसे पढ़ते लिखते नहीं बनता है, उसके लिए पेपर कुछ काम का नहीं है। और मुद्रित माध्यम में तुरंत घटी घटना को संचालित नहीं किया जा सकता। अखबार है तो आज जो घटना घटती है उसको कल या परसों में वो समाचार पत्र में देखने को मिलती है, तो ये भी उसकी खामी के अंतर्गत आता है। ओके, जनसंचार माध्यम में इंटरनेट मीडिया के गुण और दोष पढ़ लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समाचार लेखन के जो 6 ककार होते हैं वो कौन कौन से, वो पूछा जा रहा है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आता है कितने ककार होते हैं, तो 6 ककार होते हैं। और कौन कौन से हैं, तो क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये 6 ककार होते हैं। ओके, फिर नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में छात्रों के कौन से गुण विकसित होते हैं, तो मौलिक अभिव्यक्ति का गुण पनपता है, विचारों में तर्कशीलता आती है, बौद्धिक कौशल का विकास होता है। फिल्म और रंगमंच में दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशाली बनाया जाता है, तो दृश्यों को ध्वनि, संवाद, मंच सज्जा, अभिनय कौशल इत्यादि की सहायता से प्रभावशाली बनाया जाता है। फिर मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें आपको पूछी जा रही हैं, इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन आ चुके 22 में 24 में आए। तो लेखन में क्या भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना चाहिए। समय सीमा और आवंटित जगह अनुशासन का पालन हर हाल में करना चाहिए। ये है आपके मुद्रित माध्यमों के लेखन के ध्यान देने योग्य बातें। विशेष लेखन क्या है, तो वह लेखन जो किसी खास विषय पर समान लेखन से हटकर किया जाता है उसे विशेष लेखन कहते हैं। प्रिंट माध्यम क्या है, ये आपको पढ़ लीजिएगा। एंकर वाइट 2 लाइन में आपका दिया हुआ, पढ़ के आपको लाइव के बारे में बताइए। तो किसी भी समाचार का घटना स्थल से सीधा प्रसारण आपका क्या है, लाइव कहलाता है। फिर ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला कि समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। ओके, और चित्र बनाइए, तो चित्र आपको क्या बना, उल्टा पिरामिड शैली, यानी जो पिरामिड है पिरामिड को उल्टा बना देना है। और बस इसके सबसे पहले होता है इंट्रो, बीच में बॉडी, लास्ट में होता है समापन। फिर डेडलाइन किसे कहते हैं, तो प्रिंट मीडिया में समाचारों के प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे हम क्या डेडलाइन कहते हैं। फिर संपादकीय लेखन क्या होता है, स्तंभ लेखन क्या है, इसे पढ़ के रखना। एक बार वीडियो को पुश करके एक बार अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिए। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले जो टॉपिक है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो देख लेते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, भक्ति भाव प्रधानता, निराशा में आशा का स्वर्ण प्रकाश, लोक मंगल और समन्वय की भावना थी। यही कारण है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। निगुण धारा सगुण धारा में अंतर आप पढ़ते ही आ रहे हो, ये तो आपसे बन ही जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है छायावाद की 2 विशेषताएं और कवियों के नाम, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो छायावाद की विशेषता क्या है, व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद की प्रधानता यानी छायावादी कविता में जो कवि होता है अपने निजी सुख दुख की अभिव्यंजना करता है। इसके साथ ही जो छायावादी कवि होते हैं वो उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया। प्रकृति का मानवीकरण यानी होता है प्रकृति में क्या है, एकदम जान डाल देना। ओके, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण भी किया है। छायावादी कवियों ने नारी के प्रेम का चित्रण बड़ी ही रुचि और सहृदय के साथ किया है। तो यह छायावाद की विशेषता है। इसके साथ ही कवि और उनकी रचनाकार भी तैयार कर लीजिएगा। कई बार विशेषताएं ना पूछकर उनके कवि और रचनाकार भी आ जाते हैं। और अभी जो मैं क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ सब तैयारी करा रहा हूँ, अभी आप सब मेहनत कर लेते तो मान के चलिए 80% बोर्ड एग्जाम की 80% आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, कुछ क्वेश्चन और रह जाएंगे, कुछ टॉपिक रह जाएंगे, तो फिर हम क्या है बोर्ड एग्जाम की जब मैं तैयारी कराऊंगा सब कवर करा दूंगा। ओके, लेकिन अभी आप मेहनत कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, तो फिर आपको क्या है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, प्रकृतिवादी कवियों की आपको विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। शोषकों के प्रति घृणा और शोषकों के प्रति करुणा, यथार्थ का चित्रण, रूढ़िवाद का विरोध। ओके, जैसे ज़्यादा आपको याद नहीं हो रहा, पहली बार पढ़ रहे होंगे बहुत सारे विद्यार्थी तो उन्हें याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप हेडिंग बस याद कर लीजिए। पूरा डिटेल से याद नहीं हो रहा, केवल हेडिंग याद कर लीजिए। ये छायावाद की विशेषताएं हैं तो केवल लिख दीजिए व्यक्तिवाद की प्रधानता रहती है, प्रकृति का मानवीकरण, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। हेडिंग बस लिख देंगे तो भी आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। ओके, लेकिन अगर टॉपर है, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि कोई भी नंबर ना कटे, कोई टेंशन फ्री रहें, तो फिर आप क्या है कोशिश करिए कि इसी पार से जिस तरीके से मैंने लिखा है, तो जो तरीका है इसी तरीके से आपका एग्जाम में लिखना चाहिए। ओके, और कई बार क्या है प्रकृतिवाद के कवि और रचनाकार आ जाता तो आपको तैयार कर लेना है। प्रयोगवाद की फिर आपको विशेषताएं पढ़ लीजिएगा एक बार, और उनके कवि और रचनाकार दिए हैं। नई कविता की विशेषताएं, लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, बिंब योजना की अधिकता, क्षण का महत्व, तो ये आपकी नई कविता की विशेषताएं। ये हमारे हो जाते हैं आपके पद्य साहित्य का इतिहास वाले से इंपॉर्टेंट कवर। अब दोस्तों हम देखने वाले गद्य साहित्य के इतिहास वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र और संस्मरण, संस्मरण में क्या होता है कि जो लेखक जो लिखते हैं बातें उसे जब याद आती है, संस्मरण यानी उसे जो पुरानी बातें याद हो रही है उसे लिखता है वो संस्मरण। रेखा चित्र में हाल ही घटना लिखता है और उसका चित्रात्मक वर्णन करता है। संस्मरण वास्तविक होता है, रेखा चित्र वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। संस्मरण की शैली वर्णनात्मक विवरणात्मक होती है, रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है। फिर कहानी और उपन्यास में अंतर तय करना है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। अब कहानी छोटी है, एक घटना का वर्णन, उपन्यास में अनेक घटना का वर्णन होता है। अब कहानी छोटी तो पात्रों की संख्या कम है, उपन्यास बड़ा होता है तो पात्रों की संख्या अधिक होगी। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। इसके बाद नाटक और एकांकी में अंतर तय करना है। एकांकी एक अंक, एकांकी में एक अंक होते हैं, नाटक में कई अंक होते हैं। तो नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जबकि एकांकी क्या है, छोटा रूप है दृश्य काव्य का, इसलिए इस एकांकी में क्या है पात्रों की संख्या कम होती है। अब देखिए दोनों क्या है आपके दृश्य काव्य, लेकिन दृश्य काव्य एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है, छोटा रूप है, दृश्य काव्य का बृहद रूप है आपका नाटक। जीवनी आत्मकथा में अंतर तैयार कर लेना है। जीवनी महापुरुष पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित है, आत्मकथा काल्पनिक होती है। जीवनी हमेशा प्रेरणादायक होती है क्योंकि ये हमेशा क्या महापुरुष पर लिखी जा रही है। और आत्मकथा में जरूर नहीं कि क्या आत्मकथा तो कोई भी लिख सकता है, आप अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं, मैं अपनी आत्मकथा लिख सकता हूँ, तो जरूर नहीं कि किसी को इससे मोटिवेशन ही मिले, ओके, प्रेरणा ही मिले। तो ये हो जाता है कंप्लीट। ओके, और रिपोर्टाज भी एक बार आपको पढ़ लेना है। तो ये हो जाते हैं हमारे साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कवि परिचय और फिर लेखक परिचय। ओके, कवि परिचय में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, 3 नंबर का रहेगा। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, ये आपसे पूछा जाता है। चलिए बता देता हूँ कौन कौन से पढ़ के रखना है। हरिवंश राय बच्चन का तैयार कर लेना है, रघुवीर साय जी का तैयार कर लीजिएगा, कुंवर नारायण का तैयार कर लीजिएगा। तो 2 से 3 तो देखिए आपको पढ़ के रखना ही पड़ेगा। ओके, ये मत करिए केवल एक पढ़ के चले गए और फिर आप भगवान भरोसे हो जाओगे। आपको क्या करना है, 2 से 3 आपको पढ़ के रखिएगा, तो उनमें से फिर आपका एक ना एक आ जाएगा, 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हरिवंश राय बच्चन जी का। देखिए 2 रचनाएं हो जाती हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये रचना है। भावपक्ष, अब देखिए 3-3, 4-4 लाइन में मैंने दिया हुआ है। आप चाहें तो 1 लाइन और कम कर दीजिए, यानी 2 लाइन में लिख दीजिए, लेकिन आपको क्या है ज़्यादा नहीं लिखना, 2 ही लाइन में लिखना है। 2 लाइन में भावपक्ष, 2 लाइन में कलापक्ष है, लेकिन आपको क्या है प्रॉपर तैयार कर लीजिए। कलापक्ष और साहित्य में स्थान बिल्कुल शॉर्ट में मैंने दिया हुआ है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, पूरा एकदम तैयार करके जाइएगा। एक आध लाइन भूल भी जाते हैं, नहीं लिखते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। जो लैंग्वेज मैंने लिखी है शॉर्ट में लिखी है, बिल्कुल सिंपल देने का प्रयास किया है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या रघुवीर साय जी का तैयार कर लेना है। 2 रचनाएं, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, भावपक्ष दिया है, कलापक्ष दिया है। वीडियो को देखिए पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, और ये आपका दिया हुआ है साहित्य में स्थान।
एक बार फास्ट ही आप पहले आप भाव पक्ष कला पक्ष का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये आपका साहित्य में स्थान, तो ये हो जाता है दोस्तों आपके कवि परिचय। चाहे ओके, अगर ये दोनों अच्छे से याद है तो कुंवर नारायण का और तैयार कर लीजिएगा, ओके। तो 2 से 3 अगर तैयार होते हैं तो फिर आपको उन्हीं में से एक आएगा और आपके 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। लेखक परिचय बता देता हूँ। अब दोस्तों हम देख लेते हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय भी 3 नंबर का आएगा। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। कवि परिचय में रहता है कला पक्ष, भाव पक्ष, और आपका लेखक परिचय में रहता है भाषा शैली, ओके। तो कौन कौन सा तैयार करना है? महादेवी वर्मा जी का तैयार कर लीजिएगा, जयनंद कुमार जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ओके। चलिए बता देता हूँ। ये दिया हुआ है महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय, तैयार कर ली 2 रचनाएं। फिर भाषा देखिए 2 लाइन 3 लाइन में दिए, बहुत ज़्यादा मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। ऐसा नहीं है आप लोग कहते कि भाई बहुत कम बताइए, ओके, जिससे हम तुरंत याद कर सके। तो जितना हो सकता है उतना। अब इतना तो मैं कम बता नहीं सकता कि 3 नंबर का है तो आपको 1 ही 2 नंबर मिले, फिर आप कहें कि भैया आपने बताया हमने पूरा लिखा, नंबर नहीं मिले। तो इतना तो हमें लिखना पड़ेगा कि 3 नंबर हमारे अच्छे से तुरंत मिल जाए। तो भाषा और शैली, शैली आपका दिया है। शैली का एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये पूरा डिटेल से नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि, और ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेंगे, जो बातें मैं बताता हूँ उन्हें करेंगे तो नंबर तो आपको मिलेंगे, ओके। बिना नंबर जिसमें कट जाए ऐसा मैं आपको ऐसी कोई बात मैं नहीं बताने वाला हूँ, ओके। तो इस शैली में आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप लिखने में अगर सक्षम है तो जरूर लिखिएगा। नहीं हो पा रहा तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने सूत्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, अलंकारित शैली, ओके, इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया है। बस इतने 2 लाइन में भी आपका मिल जाएगा, ओके, नंबर आपको। मतलब शैलियों को ना हेडिंग बनाकर उनके डिटेल से ना लिखकर उनके नाम बस भी लिख देंगे तो भी आपकी शैली हो जाएगी, ओके। और साहित्य में स्थान तो तैयार कर लीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जयनंद कुमार जी का देख लीजिए। जयनंद कुमार जी का 2 रचनाएं, भाषा शैली दिया, देखिए भाषा और देखिए शैली। शैली को देखिए मैंने सॉर्ट आउट करके आपको यहाँ दिखाया भी है, इस प्रकार से आप शैली लिख सकते हैं जैसे बताया। साहित्य में स्थान तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देख लीजिए, लेखक परिचय, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ये आपका दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। कंप्लीट हो जाता है लेखक परिचय और कवि परिचय। अब हम व्याकरण से कुछ टॉपिक देख लेते हैं जो पढ़ना चाहिए। प्रबंध का मुक्ता, अब में अंतर एक बार आपको पढ़ लेना है, ज्यादा नहीं, केवल 2 पॉइंट। यहाँ तो मैंने 4-5 दे दिए हैं, आपको 2 पॉइंट बस पढ़ लीजिएगा, ओके। इसके बाद खंड काव्य महाकाव्य में अंतर, जो कि आपको पहले भी कई बार पढ़ा, कक्षा 10वीं में, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर क्लास में था आपका ये खंड काव्य महाकाव्य में अंतर, ओके। सिंपल रहता है, कितना सिंपल दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसे भी। अब आ जाते हैं हमारे अलंकार, ओके। तो अलंकार आपके देखिए सिलेबस में कौन कौन से, सांगरूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संधि अलंकार, विरोधाभास अलंकार, ओके, और व्यतिरेक अलंकार, ये इतने आपके केवल हैं। 3 2 5 आपके अलंकार है, 5 अलंकार बस आपके पढ़ लीजिए तो यहाँ से आपका 1 न 1 आएगा, 2 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। सारूपक अलंकार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको ज्यादा समझा जाऊँ, ओके। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ प्रस्तुत वस्तु के देखकर हमें किसी विशेष समाधि कारण दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाए, भ्रांतिमान अलंकार। जान श्याम घनश्याम को ना छूटे बनबोल, संधि अलंकार, जहाँ जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी आ जाता है, कभी भ्रांतिमान अलंकार पूछ लिया जाता है, कभी संधि अलंकार, कभी विरोधाभास अलंकार आ जाता है, पढ़ के रखिएगा। यहाँ से आपका 100% यानी 5 ही आप अलंकार तैयार कर लेते हैं, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ओके। और मेन जिसमें से भ्रांतिमान अलंकार, संधि अलंकार, विरोधाभास अलंकार, 5 में से 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आते हैं, ओके। तो एकदम पढ़ के रखना। विरोधाभास, विरोध धन आभास, यानी वाक में विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास अलंकार, सिंपल है। मैं निजरोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, ये सबसे सिंपल उसका उदाहरण, ओके। और व्यतिरेक अलंकार, उपमेय को उपमा से श्रेष्ठ बताया जाए, व्यतिरेक अलंकार, ओके। साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार, ये उसका उदाहरण हो जाता है। तो ये आपके हो जाते हैं अलंकार। छंद की बात करें तो केवल आपके 4 छंद हैं, छोटा छंद, कवित्त छंद, सवैया छंद और आपका रुबाइया छंद। ये टोटल आपके क्या है 4 छंद रहने वाले हैं सिलेबस में, तो इन्हें भी आपको तैयार कर लेना। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहता है। छोटा छंद आपको दिया हुआ है, फिर कवित्त छंद दिया है और आपका सवैया छंद। अब इनमें ज्यादा सिंपल समझाने की बात नहीं है, जो बातें आपकी हैं यहाँ तो फिक्स ही रहता है, यहाँ बनावटी नहीं चलेगा, फिक्स रहता है किसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए वो आपको तैयार रखना है। और रुबाइया छंद आपका दिया हुआ तो उसे तैयार कर लेना है। इसके बाद जो टॉपिक आता है रस वाला टॉपिक आता है। अब रस में हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन इस पर आ जाता है, बी रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए, ओके। तो फिर आपको क्या करना है, परिभाषा तो एक ही आपको पता है रहती है, सहृदय के हृदय में स्थित, जिस भी रस का पूछा है उसका आपको क्या स्थायी भाव लिख देना है। नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव संचार या सहयोग होता है वहाँ भी रस की निष्पत्ति होती है। तो परिभाषा सबकी देखिए वही आप पे लिखी हुई है, ओके। सब हर रस का आपको उदाहरण जरूर तैयार कर लीजिएगा तो आपसे यहाँ बन जाएगा। मैन आपको बी रस पूछा जाता है, करुणा आ जाता है, रौद्र रस आ जाता है, उनके तो उदाहरण आपको तैयार होने ही चाहिए। पर शब्द शक्ति आपको तैयार कर लेना। शब्द शक्ति परिभाषा दिया हुआ है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की, अविधा लक्षणा व्यंजना। अविधा शब्द शक्ति उसकी परिभाषा उदाहरण देखो, सिंपल बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिया। अगर आपके पेपर में आता है अविधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण कितना लिखना है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण, व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण,
उनको शॉर्ट में दिया है, एक लाइन में दिया हुआ है, क्लियर आपका हो जाएगा एक बार पढ़ते ही। फिर आपका शब्द गुण, शब्द गुण भी आपके क्या है 3 प्रकार के रहने वाले, माधुर, ओज, प्रसाद, उसकी परिभाषा आप तैयार कर लीजिएगा। जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है उन्हें हम क्या शब्द गुण कहते हैं। माधुर गुण दिया हुआ है जिसका आपको सुनने पढ़ने से मन पुलकित हो जाए, मन क्या है प्रसन्न हो जाए, वो आपका माधुर गुण, वो उसका दिया हुआ उदाहरण। फिर ओज गुण, काव्य को पढ़ने सुनने से चित्त में उत्तेजना वृत्ति हो जाए, वह आपका रचना आपकी ओज गुण संपन्न होती है। अब जो आपका बीरस का उदाहरण होता है वही आपका क्या है रोज गुण का उदाहरण रहने वाला है। बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून का किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ये प्रसाद गुण उसी पर दिया हुआ है और उसका उदाहरण, उदाहरण भी सिंपल है, प्रभु आनंद आता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसके बाद भाषा बोध में देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक है, शब्द आपको पढ़ के रखना। क्षेत्रीय तकनीक, निपात, 3 शब्द हैं। क्षेत्रीय शब्द यानी जो क्षेत्र विशेष से बोले जाए वो क्षेत्रीय शब्द, लोटा, लुटिया, झाड़ू, ओके, ये सब आपके क्या है क्षेत्रीय शब्द। निपात शब्द जो शब्द क्या है अतिरिक्त बल देने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भी, तो, भर, ही, आपको स्कूल जाना ही होगा, इसमें ही क्या है निपात शब्द है। तकनीकी शब्द जो किसी विशेष विषय के लिए जो शब्द यूज होते हैं वो आपके तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, तो ये हम कब यूज करते हैं भौतिक विज्ञान या फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ये आपके तकनीकी शब्द। इसके बाद मुहावरे लोकोक्ति में आपको अंतर तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। मुहावरे वाक्यांश, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य, मुहावरे छोटा होता है, जो लोकोक्ति आकार बड़ा होता है। इसका प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा में आपको अंतर तैयार कर लेना है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा सिंपल दिया हुआ, ओके। राजभाषा की शब्दावली क्या सीमित होती है, क्योंकि राज्य की भाषा, राष्ट्रभाषा की भाषा क्या होती है एक विस्तृत जो शब्दावली होती है विस्तृत होती है। बाकी राजभाषा नियमों से बंधी होती है, राष्ट्रभाषा नियमों से, राष्ट्रभाषा की व्यक्ति होती है वो स्वतंत्र होती है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद पत्र लेखन की हम बात करें तो पत्र लेखन आपको तैयार करना है, जैसे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार अंकों पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखना है। तो यहाँ से एक बार तो पहले फॉर्मेट देख लीजिएगा जैसे से आपको पता चल जाए लिखना कैसे एग्जाम में, ओके। बाकी पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा ये पत्र लेखन तो ऐसा कि आप कक्षा 9वीं से करते आ रहे होंगे, बस इसकी आपको थ्योरी को पढ़ लेना तो पता चल जाएगा कि ध्वनि विस्तार यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आता है, क्या लैंग्वेज हमें लिखनी है, किस प्रकार से हमें कहानियाँ मतलब बनानी है इसमें, कि भाई हमारी क्या बोर्ड एग्जाम जो है नज़दीक हो गई हैं, आ गई हैं, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या है लाउड स्पीकर हमारी जो पढ़ाई इसको व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और हमारी बड़ी मात्रा में कणभेदी आवाज से मानसिक संतुलन अशांत हो रहा है। छात्रों को भविष्य में ध्यान रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर परीक्षा काल की अवधि तक आप पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। नेक्स्ट, नगर निगम निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति कराने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आपका रहने वाला है कि नगर में जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में इंपॉर्टेंट 22 में आया, 24 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। पढ़ के आपको रखना है, लैंग्वेज आप देख सकते हैं और किस प्रकार से आपको लिखना है पढ़ बस लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मोहल्ले की सफाई आपका दिया है पत्र लेखन में। नगर निगम अध्यक्ष को शिकायत की पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की नियमित सफाई ना होने पर बात कही गई हो। तो ये आपका रहने वाला है, एक बार आपको पढ़ लेना लैंग्वेज के लिए आपको लिखना है। नेक्स्ट औपचारिक अनौपचारिक पत्र में देखें तो अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में आपको जानकारी देनी है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था, तो ये आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं, अनौपचारिक पत्र का क्या फॉर्मेट है आपका, ये आपका रहने वाला है। तो वीडियो को पुश करके आपको स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना है, फिर एक बार पढ़वा से लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस प्रकार से बातें लिखनी है। अब जरूरी नहीं कि जैसा मैंने दिया आप लोग को वही सी लाइन लिखना, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं पत्र लेखन है, ओके। नेक्स्ट, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपनी सहेली या मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में 24 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट आपका बहुत ज़्यादा है। पहले तो आपको इसमें एड्रेस लिखना पड़ता है, फिर दिनांक लिखना पड़ता है, फिर आपके इस प्रकार से रहने वाला। तो अपने बड़े भाई की शादी में आपको अपने मित्र या सहेली को बुलाने के लिए पत्र लिखना है। इस प्रकार से मैंने लगभग आपके सभी टॉपिक के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। निबंध लेखन की और आप देख लीजिएगा, ओके। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या की और हम बात करें तो ये अगर आपने क्या है अध्याय, देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको पता ही होगा, संदर्भ में आपको बताना पड़ता है कि कहाँ से लिया गया है, किस अध्याय से, और उससे कभी कौन रहने वाले हैं, लेखक कौन रहने वाले हैं। प्रसंग में उससे संबंधित जो बातें बताई गई हैं उसको शॉर्ट में 2 लाइन में आपको बताना है कि इसमें किस टॉपिक की बात होने वाली है। व्याख्या में आपको क्या व्याख्या करनी पड़ती है। तो अगर आपने क्या चैप्टर को काव्य खंड के अगर चैप्टर हैं, जितने भी गद्य खंड के जितने चैप्टर हैं तैयार किया है तो आपसे बन जाएगा, ओके। तो ये आप क्या अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निबंध लेखन में भी बता देता हूँ, वो तो आप अपने से सीख सकते हैं, बन जाएगा आपसे। लेकिन पढ़ना कौन कौन से टॉपिक में तो वो आपको बता देता हूँ। विद्यार्थी जीवन अनुशासन पढ़ लीजिए क्योंकि लगातार एग्जाम में देखने को मिला है, ओके। पर्यावरण प्रदूषण का भी आपको तैयार कर लेना है, प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण उसकी रोकथाम में उनका योगदान, इस टॉपिक पर आता है तो आपको तैयार करके रखना है। फिर इसके बाद इंटरनेट और कंप्यूटर की दैनिक जीवन में अनुप्रयोग,
ये टॉपिक भी आपका पूछा गया है। तो ये 2 से 3 टॉपिक, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, इंटरनेट या कंप्यूटर का दैनिक जीवन उपयोग, इन टॉपिक पर आपको निबंध लेखन जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, हर सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं। एक ही वीडियो मैंने हर पूरा प्रयास कर लिया है, तो आपको तैयार जरूर कर लीजिएगा। जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं अब केवल आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें टॉप 100 प्लस में आपको वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपकी दोस्तों हिंदी की पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल अगर आप पूरा प्राप्त करना चाहते हैं नोट्स का, तो आपको करना है प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप हिंदी कोर्स ले सकते हैं और या फिर आप बैच ले लीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। बैच में आपको क्या 5 सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी और पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, पूरा आपको नोट्स दिया जाएगा, प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी फाइनल एग्जाम तक। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।